चलिए इसमें हम लोग आर्टिकल को कंप्लीट निचोड़ेंगे, यानी ये एक वीडियो एनफ होगा, आर्टिकल को कंप्लीट निचोड़ कर रख देगा। ये वीडियो एनफ है, आपको इसमें कंसेप्ट भी मिलेगा, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ माइंड सेट, आपका माइंड सेट देखा जाएगा कि हाँ कैसे आप इसको नंबर्स को फॉर्मेट कर पा रहे हैं, यानी उसमें टेस्ट लिया जाएगा आपका माइंड का, और टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी। यानी कि ये वीडियो कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस, माइंड टेस्ट और रिवीजन, ये कंप्लीट पैकेज है। और एंड जब कीजिएगा तो सारा आर्टिकल याद होगा आपके माइंड में, इसका गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में हम लोगों को बस संघ एवं राज्य क्षेत्र, शुरुआत भी होता है तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से ही, क्योंकि आर्टिकल है तो सबसे पहले आएगा संघ और राज्य क्षेत्र, क्योंकि संघ हम लोग यूनियन बोलते हैं अपने देश को, तो उसी के हिसाब से हम लोग पहले ऊपर का जो बाउंड्री पार्ट है, बाउंड्री पार्ट यानी हमारा देश है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले हम अपने भारत के बारे में जानेंगे। भारत राज्यों का संघ होता है, तो इसमें ठीक है 1 नंबर में यही शुरुआत यहीं से ना होगा, तो भारत राज्यों का संघ है, इससे शुरुआत होता है। और दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है कि बाहर से नए राज्य का प्रवेश। अब बताइए कि भारत राज्यों का संघ हो गया, अब बोलता है कि बताइए कि बाहर से कोई राज्य आकर मिल सकता है, तब उसके बारे में क्या प्रावधान हो सकता है। तो आर्टिकल पहले भाग में 4 ही है मात्र। पहले वाले में बोलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी बाउंड्री पे कवर करता है कि हमारा इतना बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के बाहर से कोई आता है तब हम लोग क्या करेंगे। बाउंड्री के अंदर होता है तब क्या करेंगे, तो अंदर तीसरा में बताता है। पहला बता दिया राज्य के बारे में कि इतना बाउंड्री है, दूसरा बताया है कि बाउंड्री से बाहर से आने वाले लोग होगा तो क्या करेंगे, तीसरा में बताया है कि बाउंड्री के अंदर अगर काट छाँट कीजिएगा तब क्या होगा। क्योंकि अभी देखिए हम जो भी बता रहे हैं ये आप एक तरह का टेरिटरी अनुमान कीजिए कि चारों तरफ से बाउंड्री है, और बाउंड्री के बारे में बताया गया पहले कि ये राज्य है हमारा, और बाउंड्री से दूसरा बताया गया है कि बाउंड्री से अगर बाहर से कोई राज्य मिलाना चाहते हैं तब क्या होगा। अब तीसरा बताया है कि बाउंड्री के अंदर ही काट छाट करते हैं तो क्या होगा। और चौथा बता दिया गया है कि भाई देखिए अगर संसद, क्योंकि मेन ये सब करने का जिम्मेदारी किसका होगा, संसद के पास होगा, तो अगर संसद ये सब काम कर रहा है, यानी बाउंड्री के बाहर से किसी को अंदर प्रवेश करवा रहा है या बाउंड्री के अंदर ही काट छाट नाम परिवर्तन कर रहा है, तो ये जब दोनों काम कर रहा है तो उसको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो सामान्य बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से, यानी अब बताइए 2/3 बहुमत हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो साधारण बहुमत से ये काम कर सकता है, इसके लिए संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 तक का आर्टिकल है, तो उसको का 1 से 4 तक का जब आर्टिकल है तो उसमें 4 ही ना प्रावधान है। एक तो बाउंड्री के बारे में बात किया गया कि बाउंड्री में हमारा राज्य है, दूसरा में बता दिया है कि बाउंड्री से कोई बाहर से आएगा तो हम लोग संसद का प्रधानमंत्री संसद क्या करेगा, कैसे मिलाएगा, फिर अंदर अगर काटछाट करेगा कौन करेगा, तो संसद करेगा, कैसे करेगा, तो उसके बारे में बताया गया है। और चौथा बता दिया गया कि आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करेगा अगर संसद, तो साधारण बहुमत से कर सकता है, बस काम खत्म। तो अब आप सोचिए आपका टेस्ट शुरू हो रहा है कि बताइए आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 3 में सीधा कहा गया है कि अगर राज्य अंदर काट छाट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, संसद कर सकता है अंदर, मतलब अंदर संसद काट छाट कर सकता है, यानी राज्य को निर्माण कर सकता है, फिर उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, कोई बोलने नहीं जाएगा अगर उसको 2/3 बहुमत मिल गया तो। 2 क्या बोलता है, पहले तो राज्य के बाउंड्री के बारे में बता दिया, उसके बाद उसी में बता दिया कि बाहर से आने वाले, फिर तीसरा में बताया कि अंदर ही, काम खत्म, ठीक है ना। केवल ये याद रखिएगा कि देखिए जब आर्टिकल 2 पढ़िएगा बाहर से नए राज्य, तो बाहर से नए राज्य में 35वां संशोधन याद रखिएगा, सिक्किम सह राज्य बना था 35वां संशोधन के द्वारा। इसी आर्टिकल के तहत ये अनुच्छेद 2 जो बताता है कि बाहर से नए राज्य का प्रवेश, तो सिक्किम को पहले दूसरा देश हुआ करता था सिक्किम, एक छोटा सा, जब चीन उस पर अटैक कर रहा था, उसको प्रताड़ित कर रहा था, तो वो भारत में आकर मिलना चाहा, तो पहले सह राज्य बना। पहले देखा कि हम भारत के बारे में देखना चाहते हैं, भारत के अंदर आकर कि यहाँ पे हम रह सकते हैं नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे,
तो जब देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ये देश है, मतलब उतना प्रताड़ित, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम स्वतंत्रता है, तो वो लोग 36वां संशोधन के तहत सिक्किम राज्य बन गया पूर्ण रूप से। तो ये आर्टिकल 2 के तहत ही हुआ है, क्योंकि बाहर से हम किसी को प्रवेश करवा सकते हैं। अब 3 नंबर क्या बोलता है, अंदर से नए राज्य का निर्माण, अंदर में ही। तो अंदर में बहुत सारा, जैसे कि बिहार से झारखंड टूटा है, यूपी से उत्तराखंड टूटा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टूटा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा है। ये सब अंदर से कितना राज्य का फॉर्मेशन हुआ है, इस सब के बारे में आर्टिकल 3 के वजह से हुआ है, 3 के कारण ही हुआ है। आर्टिकल अगर 3 ना होता तो ये सब नहीं होता। ठीक है, तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 2 आते हैं, नागरिकता। नागरिकता में क्या है, 5 से 11 तक का आर्टिकल है, और आपको 5, 6, 7, 8 ये जितना 8 अनुच्छेद है उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं। ये पहले का है, जब उस समय संविधान लागू हुआ था, तो उस समय जो लोग देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पाकिस्तान चले जा रहे थे, फिर पाकिस्तान से आ रहे थे, तो उस समय का ये प्रावधान है। तो अब नहीं पूछता है इसके बारे में। ठीक है, तो जो पूछेगा उसी पे हम लोग ध्यान देंगे। तो 5, 6, 7, 8 पूछता ही नहीं है। उस समय जिस समय लागू हुआ था उस समय के लिए ही था, अब ये शून्य हो गया है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है आर्टिकल का। आर्टिकल 9 देखिए, 5 से 11 तक है नागरिकता, लेकिन हम लोगों को आर्टिकल 9 केवल देखना है। अब आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने के लिए भारत की नागरिकता समाप्त। तो 9 आर्टिकल से शुरुआत बताइए, नागरिकता के बारे में बोल रहा है, और नागरिकता अगर हम विदेशी ले लेंगे तो भारत का जाहिर सी बात है समाप्त होगा। भारत का नागरिकता तो किसी तरह समाप्त हो जाएगा। कोई भी अगर एक व्यक्ति 2 नागरिकता, दो देश का नागरिकता थोड़ी ना रख सकता है। तो अगर आप विदेश का नागरिकता लेते हैं तो भारत का समाप्त हो जाएगा। तो 9 में बोलता है, 9 में क्या बोला है कि विदेश का लीजिएगा तो भारत का समाप्त। 10 में क्या बोला है, 10 में बोला है कि नागरिकता अधिकारों का निरंतरता, नागरिकता अधिकारों का निरंतरता, जाहिर सी बात है सही है। 10 नंबर क्या बोला है कि नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। मान लीजिए भारत में आप रहते हैं, तो अगर आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, देशद्रोही काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार आएगी बोलेगी तुम्हारा नागरिकता समाप्त, तुम्हें हम दूसरा जगह भेज देते हैं? कुछ नहीं करेगी। तो यानी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी जब तक नहीं आप मर जाते हैं, यानी जब तक डेड नहीं हो जाइएगा तब तक आपका नागरिकता बनी रहेगी। तो निरंतरता, 10 नंबर में क्या बोला है, निरंतरता, नागरिकता का निरंतरता, जब तक आप अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। और 11 नंबर क्या बोलता है, 11 नंबर बोलता है कि नागरिकता में नए नियम या शोधन केवल और केवल संसद कर सकती है। यानी नागरिकता का जितना भी नियम है उसका संशोधन है कौन करेगा, संसद करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा, बहुमत से करेगा। ठीक है ना। तो आ जाए 9, 10, 11, यही 3 ठो करना था नागरिकता में हम लोगों को, 3 ही ठो करना है, 9, 10, 11। 9 में क्या बोला है कि विदेश को ले लेगा तो भारत का समाप्त। 10 में क्या बोला है, नागरिकता अधिकारों का निरंतरता, 10 में निरंतरता बता दिया है। 9 में बोला है कि विदेश का लेगा तो भारत का समाप्त। 10 में नागरिकता हमेशा तुम्हारा बनी रहेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम गलत काम नहीं करते हो। ये कौन बोलता है, 10 बोलता है। और 11 का बोलता है कि केवल नागरिकता में सुधार संशोधन कौन करेगा, तो संसद करेगा। तो 9, 10, 11 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा। 9, 10, 11 एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। अगर विदेशी लीजिएगा तो भारत का समाप्त। 9, 10 में क्या बोलता है, नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में बोलता है कि केवल संसद सुधार करेगी, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट भाग 3 आते हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार को देखते हैं। तो देखिए भाग 3 में जो 12 से 35 है, 12 से 35 अभी हम देखिए, पहले देख लिए 1 से 4, फिर आपका 5 से 11, तो जिसमें से हम लोग को 9 से 11 ही देखे हैं, सच्चाई देखा जाए तो, क्योंकि बाकी इम्पोर्टेंट नहीं था। अब 12 से 15, 11 तक तो उधर हो गया है, 12 से 15, तो भाग 3 मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 15 तक होता है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक होता है। 12 से 35 तक, सॉरी कहाँ हम बोल रहे हैं, 12 से 35 तक, ठीक है ना, दिमाग भी मेरा इधर उधर। 12 से 35 तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दिया गया है 12 में। अब राज्य की परिभाषा देने का रीज़न क्या था, इसको समझिए। तो राज्य की परिभाषा देने का रीज़न एक ही था कि राज्य में संसद भी है,
जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जितना भी चीज़ है लोग, राज्य का अंग है लोग, वो सभी के सभी इस अधिकार का ध्यान रखेगी। इसमें ये बोला गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है, साथ साथ ये भी बोला गया है कि मौलिक अधिकार का ध्यान रखेगी कौन? राज्य। ठीक है, इसलिए राज्य का परिभाषा दिया गया है। और देखिएगा नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल, तो 36 में आपका भी राज्य का परिभाषा दिया गया है, क्योंकि राज्य ध्यान रखेगी। दोनों में राज्य का परिभाषा है, सेम है। तो आर्टिकल 12 भी राज्य का परिभाषा, आर्टिकल 36 भी राज्य का परिभाषा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 13 क्या है? आर्टिकल 13 ही तो हम इस मौलिक अधिकार को 13 क्या करता है? बांध कर रखता है। ये कानून है, ऐसा कानून है जो आर्टिकल 13 जितना मौलिक अधिकार है उसको हिलने नहीं देता है आर्टिकल 13। तो इसको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। ये क्या बोलता है आर्टिकल 13? मौलिक अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होंगे। मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर कोई कानून लागू करवाते हैं आप, जो कानून असंगत है, तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, वो कानून ही रद्द कर दिया जाएगा। यानी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वैसा कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वो कानून रद्द कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? आर्टिकल 13 के 1 में सीधा कहा गया है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून अमान्य माने जाएंगे, यानी वो कानून ही नहीं माना जाएगा। तो लोग अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ आपको कुछ भी होता है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो कानून रद्द कर दिया जाएगा, वो कानून ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना पावर है इसमें। तो ऐसा 2 ही मौलिक अधिकार में आपका आर्टिकल है, 13 भी है, और लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला इसमें 32 में आइएगा। जब लास्ट में जब पढ़िएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में लास्ट में सेक्शन में आइएगा, सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, जो 32 के बाद आपका 35 तक है, लेकिन लास्ट वाला सेक्शन 32 है। आपका 5वां सेक्शन क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, वो आगे आप देखिएगा, इसी में है 5वां सेक्शन। और लास्ट वाला सेक्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में आपको ये दिया गया है, जो कि संविधान का हृदय कहा जाता है। आर्टिकल 32 को अभी याद कर लीजिए इसको। आर्टिकल 32 संविधान का हृदय है। क्यों हृदय है? क्योंकि ये संविधान के जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता कौन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसमें बहुत सारा बताया गया है। और आर्टिकल 13 याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 13 का 1 जो कि आप लड़ाई फाइट कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर आप एकदम बहस कर सकते हैं आर्टिकल 13 की वजह से। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि आर्टिकल 13 है क्या। आपके मौलिक अधिकारों का पावर कौन प्रदान करेगा, आपको लड़ने के लिए कौन आपको सहायता करेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत कैसे लड़ पाइएगा, तो वो आर्टिकल 13 के वजह से ही लड़िएगा। अब आपको लगता होगा कि क्या आप आर्टिकल 32 बोल रहे हैं, आर्टिकल 226 बोल रहे हैं, आर्टिकल 368 बोल रहे हैं, ये 3 को बहुत बढ़िया से आपको याद करना होगा। ये दिमाग में धके जिस तरह स्क्रू टाइट होता है ना, उसी तरह टाइट कर लीजिए। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 368, ये क्या है? आर्टिकल 368 जितना भी संशोधन होता है, अभी आप बार बार इसमें देखिएगा कि आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत, खाली वही मिलेगा आर्टिकल 3। जितना संशोधन होगा सरकार संशोधन कर पाएगी, कैसे कर पाती? अगर आर्टिकल 368 ही नहीं होता, वो संशोधन का अधिकार ही नहीं देता, तो कैसे करती? तो ऐसे वह आर्टिकल 368 में घुस जाती है सरकार, घुस कर देखती है कि भाई आर्टिकल 368 के 14, आर्टिकल 368 के 15, 16, 17, 18, आर्टिकल 368 में घुस के घरवा में उसमें संशोधन कर के नंबर दे के लिखती है। तो वहीं आर्टिकल 368 के 21A, आर्टिकल 368 के भीतर ये लिखा जाता है और बोल दिया जाता है कि संविधान संशोधन हो गया। समझ में आया? और बहुत ज़्यादा ब्लैंक पेज है, उसका लिमिट नहीं है कितना ज़्यादा ब्लैंक पेज है, उसमें घुसते रहेगा। आर्टिकल 368 में संशोधन करती जाएगी, तो आर्टिकल 368 को याद रखना है। और बच्चा लोग फाइट करने जाता है, मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 26, आर्टिकल 32 और 226 उसको दिमाग में याद रखना है।
है। आर्टिकल 32 और 226, 32 बड़का वाला और 226 आपका हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट 226 और 32 सुप्रीम कोर्ट, इसको याद रखिए। उल्टा है इसमें। तो आर्टिकल 226 क्या बोलता है, हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें देखिए मौलिक अधिकार, आप जब आगे पढ़िएगा ना, जितना इस सब के मौलिक अधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, केशवानंद मामला, जब ये सब पढ़िएगा आगे बहुत सारा मामला है, ठीक है। तो उसमें आपको आर्टिकल 226 के तहत गया है लोग, आर्टिकल आपका 32 के तहत गया है लोग, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गोलकनाथ वाला मामला है और केशवानंद मामला, ये सब बहुत सारा मामला है, ठीक है ना। तो जब आगे पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, अभी मौलिक अधिकार अभी शुरू नहीं किए हैं। याद रखिए मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक होता है और 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। राज्य का परिभाषा क्यों दिया गया है, क्योंकि राज्य जितना भी संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जितने भी हैं लोग राज्य में, जितने भी आते हैं लोग, वो सारे के सारे लोग ध्यान देंगे मौलिक अधिकार का, इसलिए इसमें राज्य का परिभाषा दे दिया गया है। और आर्टिकल 13 क्या करता है कि भाई हम संविधान का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, उसको लड़ने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। तो आर्टिकल 13 के फर्स्ट ही बोलता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून अमान्य माने जाएंगे। और ये 13 के 1 के अनुसार ही आप कोर्ट में जा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। और कोर्ट में किसके तहत, किस में बताया गया है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। काम खत्म, अभी मौलिक अधिकार स्टार्ट नहीं हुआ है। मौलिक अधिकार का 2 ही आर्टिकल, मेन मौलिक अधिकार स्टार्ट नहीं हुआ है, बस 2 आर्टिकल के बारे में जिक्र हुआ है जो शुरू में रक्षा प्रदान करता है। और लास्ट वाला बताए थे आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उसमें उसे संविधान का हृदय भी कहा जाता है, अम्बेडकर बोले हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सारा रिट जारी करते हैं, तो उसी के तहत करते हैं। आप अगर गलत करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें अधिकार को कंट्रोल किया जाता है। तो आर्टिकल 32, तो अभी हम आपको लास्ट वाला बता दिए और पहले वाला बता दिए। अब जो मौलिक अधिकार में पूछते हैं कि मौलिक अधिकार 7 प्रकार का दिया गया था, तो एक संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया, आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो वो अब स्टार्ट करते हैं कि उसको हटा दिया गया। तो 6 प्रकार का आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो बढ़िया से अब याद करवाते हैं, अब याद नहीं करवाए हैं, घबराइए मत। देखिए समानता, सबसे पहले आप देखिए कि समान है कि नहीं, सारे लोग यहाँ पे जितने हैं समान है कि नहीं। आप देखिएगा तो हाँ, आप पाइएगा कि हाँ सारे के सारे लोग समान हैं। आप आंख बंद कीजिए और देखिए, आप अगर मान लीजिए कि कोई कानून गलती करते हैं, ठीक है, आप तो आपको जो सज़ाएं मिलेगा, आप अगर मर्डर करते हैं उसको भी वही सज़ाएं मिलेगा। आप अगर नौकरी करते हैं, एक सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको जितना वेतन मिलेगा उस व्यक्ति को भी उतना ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 20,000 मिल रहा है उसको 5,000 मिल रहा है, उसमें अंतर नहीं है। तो बहुत तरीके से समानता, हर फील्ड में समानता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले समानता के बारे में बताया गया है, उसके बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो आपको ज़्यादा याद करना ही नहीं है, पहले शुरुआत कर कीजिए समानता और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, ये 2 ठो याद हो जाएगा तो फिर नीचे वाला 2 ठो याद किया जाएगा। पहले समानता और स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आप आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। स्वतंत्रता में क्या क्या आपको होना चाहिए, आपकी आज़ादी में क्या क्या होना चाहिए वो बताया गया है। सबसे पहले समानता बताया गया है, उसके बाद स्वतंत्रता बताया गया है। समानता और स्वतंत्रता, चलिए समानता देखिए, विधि के समक्ष समानता। अब पहला है आर्टिकल 14, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। इसमें कितना है, 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है। अब हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे आगे, घबराना नहीं है। समानता का अधिकार कितना है, 14 से लेकर 18 तक है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता पहला है 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अब बताइए कि आप कोर्ट में जाते हैं तो जो नियम सेम है वहीं अभी बताएं सज़ा के लेकर, तो विधि के समक्ष आप समान हैं। कोई भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो विधि के समक्ष समान है। विधि के समक्ष समानता 14।
14 से 18 समानता, अभी दो ही बताए भी किए हैं, समानता और स्वतंत्रता, ज़्यादा इधर जाने की जरूरत नहीं है। समानता और स्वतंत्रता, समानता 14 से 18 है, तो 14 में क्या है, विधि की समानता, तो समानता है तो समानता का बात करेंगे, और जितना भी बात करेंगे देखिएगा सब समानता होगा। 14 में विधि समानता, 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इस सब के आधार पर समानता। अब हम धर्म में है, नस्ल कोई भी है, जाति है, लिंग है, काले हैं, गोरे हैं, जाति लिंग क्या है, महिला हैं, पुरुष हैं, समान। जन्म स्थान हमारा महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, चारों तरफ सबके लिए समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धर्म में क्या है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हम जो भी हैं लेकिन समान है, हम प्रताड़ित कोई नहीं कर सकता, मुझे भेदभाव कोई नहीं सकता, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सीधा बोला गया है 15वें आर्टिकल में, ठीक है। कोई प्रताड़ित और भेदभाव नहीं कर सकता। तो 15, 14 क्या बोला है, विधि में समान होगा, धर्म, जाति, लिंग में समान होगा। विधि, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, पहला विधि हो गया। 14 में क्या बता दिया गया है, विधि। 15 में क्या बताया गया है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, समान यानी सब लोग समान है, ठीक है। 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी के बारे में बात किया गया है। लोक नियोजन में समानता 16 में बताया गया है, तो सरकारी नौकरी में भी समानता होगा। तो 16, तो बताइए 15 धर्म, जाति, क्लियर हो गया, 16 लोक नियोजन और 14 विधि, 14 विधि के समक्ष समानता, 16 लोक नियोजन, 15 धर्म, जाति, नस्ल, क्लियर हुआ। चलिए आगे 17 देखिए, 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी छुआछूत नहीं होना चाहिए, छुआछूत कीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत 17 में, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है 17 में। 18 क्या किया गया है, उपाधियों का अंत, यानी देखिए 17 अस्पृश्यता का अंत करके आपको छुआछूत नहीं होगा, उसमें समानता को दर्शाया गया है। और उपाधियों का अंत 18, आप राजा हैं, महाराजा हैं, ई हैं, वो हैं, सारा उपाधि का अंत कर दिया गया। बस आपको जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जैसे डॉक्टर हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ये सब हो गया, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग से और शिक्षा से, ये आपको बढ़ाया नहीं करता है, उस पोस्ट को बढ़ावा देता है, उस शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए बस उसी को बस रखा गया है। बाकी आपका सारा राजा, महाराजा, ई वो फलान ठिकान जो पहले लगाता था लोग, कुंवर, ईर कुंवर, वीर कुंवर, सबको समाप्त कर दिया गया है। तो 18 में क्या हो गया, आपका उपाधि का अंत कर दिया गया है, 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। बताइए 16 क्या था, 16 लोक नियोजन था, 15 क्या था, 15 धर्म, जाति, नस्ल, इस सब से आधार पर भेदभाव नहीं यानी समानता होना चाहिए। बताइए 14 क्या था, शुरुआती 14 था, दिमाग लगाइए, विधि के समक्ष समानता। 18 क्या था, उपाधियों का अंत, तो 18 ही तो था उपाधि का अंत। 17 क्या था, अस्पृश्यता का अंत। तो शुरुआत होता था 14 से, विधि के समक्ष समानता से। चलिए, तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अब आइए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, 19 से 22। अब स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, समानता के अधिकार में जो मतलब था, उसमें कुछ 15 में जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता था, तो 15 में बहुत सारा है, ठीक है। उसी में बताया गया है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, कोई बाहरी दुकानदार वगैरह भेदभाव नहीं करेगा, महिलाएं, बच्चे, जितना भी हैं लोग, महिलाओं हैं लोग, बच्चों हैं लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा सा विशेष आपका आरक्षण हो सकता है। फिर SC ST के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है, उसमें दिया है, तो वो अलग से आपको बाद में रखना है, पहले मोटा मोटी याद हो जाना चाहिए। 15 के 3 में बता दिया गया है, जैसे लोक नियोजन में हम लोग बोले हैं कि आपका अवसर में समानता, लेकिन 16 के 4 आर्टिकल में, उसी में 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में समानता, ठीक है। नौकरी में, सरकारी नौकरी में समानता मिलेगी 16 में, लेकिन उसी में एक और बात बता दिया गया है 16 के 4 में कि SC ST OBC को आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दबे हैं, कुचले हैं, नीचे हैं, तो थोड़ा सा उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, वो बताया गया है 16 में। और 15 में क्या बताया गया, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर समानता बताए थे ना, तो महिलाएं और बच्चों, महिलाएं लिंग में थोड़ा सा हल्का सा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर होती हैं,
पहले से बहुत दबा कर आई हुई हैं, बहुत पहले से हम लोग उन लोगों को दबा कर लेकर आए हैं। मतलब हम लोग क्या, मतलब वो दब कर आई हैं शुरू से ही। जितना भी था लोग एरा चला है, महिलाओं को कोई वैल्यू नहीं देता था, तो अब उन लोगों के उत्थान के लिए कि थोड़ा सा वो भी एक लेवल में आ सके, उन लोगों का भी थोड़ा सा एक मतलब सम्मान मिल सके, इसीलिए थोड़ा सा उनको सम्मान ज़्यादा दिया गया है। तो हल्का सा अगर भेदभाव, मतलब वो भी भेदभाव क्या, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा हल्का सा, ठीक है। और जो नीचे दबा कुचला है लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान हो सकता है, बस यही ध्यान देना है। तो आप देखते भी हैं कि 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत जितना भी सरकारी नौकरी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी नौकरियां होता है तो देखते हैं कि भाई वो SC OBC है तो उसके 2 साल उम्र में ज़्यादा उसको छूट मिल रहा है। हम लोग का उम्र लास्ट उसका वैकेंसी में 27 वर्ष तक ही फॉर्म का मतलब आपका एज क्राइटेरिया है, और उन लोगों का 29 हो गया, 30 हो गया, तो 2-3 साल उसमें छूट दे दिया गया। चलिए बेचारा बहुत समय से मतलब दबा कुचला है, वो निकल जाए, वो भी समाज का भलाई करे अपने में। जैसे देखिएगा डोम चमार नेटुआ नगार ये सब होता है, लोग बहुत छोट जात का, उन लोगों का घर दुआर जिस तुरहा हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम खटंजर है, तो उन लोगों का भी थोड़ा सा विकास हो जाए इसलिए सोचकर, तो आर्टिकल 16 के तहत उन लोगों को थोड़ा सा नौकरी में हल्का सा आरक्षण मिल जाता है। और महिलाओं को आर्टिकल 15 के तहत मिल जाता है। आर्टिकल 15 में 4 में है, 3 में, आर्टिकल 15 के 3 में क्या है, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण हो सकता है। तो आर्टिकल 15 में धर्म नस्ल जाति था, उसमें महिलाओं को आर्टिकल 15 के 4 में महिलाओं को बता दिया गया है। आर्टिकल 16 में आपका था क्या, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है, लेकिन SC ST को छोड़ दिया गया, उसे 16 के 4 में बता दिया गया है। अब 16 के 1 2 3 4 क्या होता है, कितना लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो 16 का 1 2 3 4 कुछ नहीं, उसे 16 में उसके नीचे भी और कोई पॉइंट लिख दिया जाता था कि ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, तो उसको 1 2 3 4 से दर्शा देते हैं हम लोग। तो उसे 16 के 4 में बता दिया गया है कि आपका SC ST के लिए अपवाद रहेगा। 15 के 3 में बताया गया है कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान हो सकता है। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तो 19 में क्या है, 19 में आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। भले बोले थे कि पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की हो गया है, ये 19 के अंदर है। और मौलिक अधिकार में भी है, मोटा वाला फाइल में भी, तो उसमें से भी काट दिया गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को तो ध्यान रखना है। समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देख रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है ये जान लीजिए। पहले 7 प्रकार का था, संपत्ति का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है, अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। तो ठीक है, अब हम लोग जो 19 में आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रता दिया गया है उसको हम बता देते हैं। पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो चलिए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। देखिए पहले एकदम आसानी से हो जाएगा। बोलो, पहले हम लोग जो बोल रहे हैं वो बोलने की स्वतंत्रता। फिर हम इकट्ठा हो सकते हैं कहीं भी, जैसे देखिएगा आप समाज, जैसे आप जाते हैं तो पंचायत होता है, तो वहाँ पे देखते हैं सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग सुनते हैं। कहीं भी आप जाइएगा मेला वाला में तो इकट्ठा हो जाइएगा, कोई दिक्कत है कोई बोल जाएगा आपको, काहे यहाँ पे खड़े हो, काहे इकट्ठा हो, काहे यहाँ पे मेला में आए हो, कोई नहीं बोल सकता। तो पहले बोलने का स्वतंत्रता आपको दिया गया है। फिर स्वतंत्रता में आपको देखिए स्वतंत्रता दिया गया है, तो पहले बोलिए। वो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता आपको दिया गया है। तो आर्टिकल 19 के 6 पूछ देता है कि बताइए ए में कौन है, 19 के बी में, 19 के सी में, ऑप्शन में देता है कि बताइए निम्न में से कौन सा 19 के अधिकार में नहीं है। तो इस तरह घुमा फिरा कर देता है। तो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता है। और कौन कौन है, तो आर्टिकल 19 के ए में है आपको बोलने की स्वतंत्रता। तो शुरुआत किया गया है बोलने से, बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या है, आप कहीं भी इकट्ठा हो जाइए। देखिए कितना नियम से बनाया गया है, देखिए अरेंज करके। पहले आप इकट्ठा हो बोलिए, बोल सकते हैं, कहीं भी बोलिए, कहीं भी इकट्ठा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आप जाकर बोलिए, कहीं भी आप जाकर इकट्ठा होइए। आप देखिए बोलिए, तो बोलने की वजह से ही तो सारा न्यूज़पेपर इधर उधर चैनल में माथा ख़राब करता है, लोग पूरा कुछ भी बोल देता है, किसी को कुछ, क्योंकि स्वतंत्रता है भाई मेरे बोलने का। तो आर्टिकल 19 के ए में ही है। आर्टिकल 19 के बी में क्या कहा, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले बोल सकते हैं, उसके बाद इकट्ठा हो सकते हैं, उसके बाद अब इकट्ठा हो गए तो उसी इकट्ठा होकर संगठन भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टेज वहीं पर ठोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम
पहले तो बोल ही रहे हैं, बोलकर इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर स्टेज भी ठोक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहीं संगठन बना लेंगे, यानी हमारा एक संगठन है समझ रहे हैं ना, बहुत सारा संगठन है। अब देखिए कांग्रेस का भी कांग्रेस है, बीजेपी है, ये भी एक तरह का संगठन है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, स्वतंत्रता है, ठीक है। कोई भी तरह के संगठन बना लीजिए। तो पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद संगठन बना लिए। देखिए कि खूब भीड़ हो गया रे भाई, तो एक संगठन बना लिए, धो के चल बाबा आप तो संगठन बना लेंगे, तो संगठन बन गया। अब देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी। अब उस संगठन हो गया तो चल उस संगठन ले लेके चारों तरफ प्रचार किया जाए, कहीं भी जाइए देश विदेश में, उस संगठन कहीं भी आप लेकर जाइए, चाहे कुछ भी, यानी देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। आपको 19 के कौन देगा? डी देगा। ए में बोलने की, बी में इकट्ठा होने की, सी में संगठन बनाने की, और डी में सब 19 के है, और डी में कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी में देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। और ई में क्या होगा? अब कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं भी बस भी सकते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता ई में, ठीक है। एफ आपका ख़त्म हो गया है, एफ आपका क्या हो गया है? ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि आपका संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है, वो मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। अब क्यों ख़त्म हुआ ये भी बता देते हैं। क्योंकि जिसके पास संपत्ति था और वो मौलिक अधिकार था तो सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही थी। देख रही थी यहाँ पे जंगल है, सरकार के देश की भलाई के लिए बहुत अच्छा चीज़ करना है, लेकिन अब वो उसका ज़मीन है तो वो बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, नहीं कटवाने देंगे, नहीं कुछ करने देंगे, इस एरिया में छूने नहीं देंगे। और ज़्यादा बोलिएगा तो आर्टिकल 13 के तहत चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ठीक है। अब चला जाएगा तो कानून रद्द हो जाएगा तो बड़ा मुसीबत में पड़ गया भाई हैं। तो बोला कि अब इसको मतलब अब देश का विकास करने के लिए यहाँ से सड़क हमको निकालना है, और यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हमारा ज़मीन है, अगर छेड़छाड़ कीजिएगा तो मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ हो जाएगा। अब सरकार पड़े तो पड़े, मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया है, उसको कानूनी अधिकार बता दिया गया है कि सरकार अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से, अगर उसको सही लगता है तो जिस हिसाब से उसको सही लगता है, कोई जो देश के भलाई के लिए जो काम है वो सरकार डिसीजन ले सकती है, समझ गए। तो इसलिए आपके ज़मीन में अगर तेल निकलने लगा पानी की जगह पे, सरकार कब्जा कर लेगी, क्योंकि कानूनी अधिकार है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बदले में आपको दूसरा खूब अच्छा हाई फाई जगह दे देगी, कुछ कर देगी, तो ऐसा बात है। अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन वो कानूनी अधिकार हो जाएगा। तो एफ ख़त्म हो गया। और जी, अब जी क्या बोलता है? व्यापार आजीविका की स्वतंत्रता। तो जाहिर सी बात है कि भाई अब हम देखिए, पहले में हम बोल लिए थे, उसके बाद इकट्ठा हो सकते थे, कहीं भी इकट्ठा हो गए तो अब संगठन बना लिए, ढेर लोग हो गया था तो संगठन बना लिए, तब देश विदेश में उसका प्रचार मतलब देश विदेश जाने लगे। तो कहीं भी देश में किसी भी राज्य में जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। जब कहीं भी जा गए तो कहीं भी जाकर वहाँ पर बस भी सकते हैं, रह भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता, तो बसने की स्वतंत्रता कौन था? वो आपका ई था, ABCDE था, बसने की स्वतंत्रता। एफ खत्म हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है, संपत्ति का अधिकार। और जी में आपका क्या है? व्यापार एवं आजीविका की स्वतंत्रता। अब देश में कहीं भी बस गए तो वहाँ पे आजीविका करेंगे ना भाई, व्यापार तो करेंगे ना। तो ई में क्या कर दिया गया है? व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 19 मुझे जहाँ तक लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए आर्टिकल 20 में। 20 क्या बोलता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अब बात सही बोल रहा है कि अगर आपके मान लीजिए दोष सिद्ध हो गया, ठीक है, उसमें आपको संरक्षण कौन देगा? सरकार ही देगा। मान लीजिए आप मर्डर कर दिए, ठीक है। अब जब मर्डर कर दिए तो आपको कौन संरक्षण प्रदान करेगा? बताइए। आप दोष सिद्ध आपका हो गया तो संरक्षण प्रदान कौन करेगा? अगर कानून में आर्टिकल में ना दिया रहे तो आपका संरक्षण हो पाएगा दोष सिद्ध के? तो वही बात है, जैसे अगर अपराध कर रहे हैं, कोई भी अपराध कीजिए, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा आपका साथ घटना हुआ है, आपको इस पुलिस जो है आपको सज़ा नहीं देगी, पुलिस 24 घंटे के अंदर कोर्ट में आपको भेजेगी, ठीक है। आप खुद के खिलाफ़ आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेगी सरकार, ठीक है। फिर आपको बोल देगी कि आप जो आपको सज़ा मिला है, ठीक है, उस सज़ा के लिए पुलिस का अधिकार कितना है,
कितने अधिकार से पुलिस आपकी मतलब प्रताड़ित कर सकता है। आपको सज़ा कम है तो पुलिस ये नहीं कि जाके हुक देगी सरिया के, अगर हुक देगी तो आप जाकर कोर्ट में आप सीधा जाकर बता सकते हैं कि देखिए मेरा दोष इतना था और ये हमको इतना सजाए दिया है, तो आप इसके संबंध में संरक्षण दिया गया है। फिर एक और बात कि पिछले कानून जो लागू हुआ था उस कानून के अनुसार आपको अभी के जो कानून बना है उसके, अगर पिछले कानून जो लागू पहले था उसमें जो गलती की है तो पिछले कानून के अनुसार ही आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको आज के कानून जो लागू हुआ है तो पास्ट में आप गलती किए हैं और आज का कानून का सज़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दिया गया है। तो ये सब संरक्षण है। एक अपराध की एक ही सज़ा होगी, ये भी संरक्षण है। तो सब स्वतंत्रता है, दोष सिद्ध के संबंध में आपका संरक्षण प्रदान किया गया है। तो बताइए 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता था, 20 में दोष सिद्ध के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 21 में आ जाइए। 21 में क्या बताया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, समझ रहे हैं, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दिया गया है। आर्टिकल 21 में ही दिया गया है जीवन एवं व्यक्तिगत। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या, इसको समझ लीजिए थोड़ा, नहीं तो कितना लोग तो ऐसा ही ढिमला जाता है कि प्राण एवं दैहिक, ऐसा सुरा कितना आप प्राइवेसी मांगते हैं, आपका हेल्थ का सुरक्षा, आपका पर्यावरण से रिलेटेड सुरक्षा, समझ रहे हैं ना। आप आत्महत्या करने जाइएगा तो क्या करेगा सरकार? आपको धके आप ही को आत्महत्या नहीं करने देगा, जाइए ना, आप ही को पकड़ के आप ही को सज़ा देने लगेगा। प्राण आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? दूसरे को ही मार देगा तो भी सुरक्षा आपको मिलेगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यही है, ठीक है ना। यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता समझ में एकदम आराम से सेट कर लीजिए माइंड में कि प्राण एवं दैहिक बोलें या आप जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोलें, क्योंकि व्यक्तिगत लाइफ होता है, किसी का प्राइवेसी होता है, उसके अनुसार आपको स्वतंत्रता मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप एकांत में रहना चाहते हैं तो एकांत में रहिए, कौन आपको बोलने जा रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप जाकर सीधा आप उपाय कर सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है, तू कौन है बोलने का, हम रूम में बैठे हुए हैं, हम रूम में हमको सोने का मन कर रहा है, आपको पुलिस अगर ज़बरदस्ती मारेगी नहीं कि तुम सो कह रहा है, मारेगी, सीधा जाकर केस है, बताइए मौलिक अधिकार के खिलाफ ही हमारे ऊपर कर रहा है। हमको एकांत बनाना चाहते हैं, प्राइवेसी, निजता, आपका मोबाइल में कुछ रखे हुए पर्सनल फोल्डर में कोई अगर आपको प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। जो आपको उल्लंघन करने आएगा उसी पे आप गांठ देंगे जाकर कोर्ट में सीधा आर्टिकल 13 के तहत। कि बताइए क्या क्या कर रहे हैं लोग भाई, हैं, ये मेरा प्राइवेसी को छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा है, ठीक है ना, ये आपका दैहिक स्वतंत्रता देता है। चलिए, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका हो गया। 22 नंबर में गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। यानी कि आपको गिरफ्तार कोई करने आ रहा है तो वो आपको, जैसे पुलिस ही आ रहा है, ठीक है ना, तो हिरासत में लेने आ रहा है तो उसका कारण उसको बताना होगा। अगर आप वो कारण नहीं बता रहा है तो आप सीधा उसको बोल सकते हैं कि बताइए मेरा गिरफ्तारी से संरक्षण मेरा मौलिक अधिकार है, ये पूछना मेरा मौलिक अधिकार है, आप आए क्यों हैं? क्योंकि हमको संविधान गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश देता है, ठीक है ना, मतलब संरक्षित करता है। उसके कारण बताइए 24 घंटे के अंदर हमको कोर्ट में पेश कीजिए, ठीक है ना। आप मेरे पास को थाना में नहीं रख सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। कौन बोलेगा? आप ही ना बोलिएगा। तो कोर्ट में पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अपने पसंद के वकील रखने का भी अधिकार मुझे है, जिसको मन करेगा बदलेंगे। हमको एक केस के लिए 5 वकील, 10 वकील, जितना वकील मन करे बदलते रहिए। जो वकील अगर इधर उधर माथा ख़राब कर रहा है बदल दीजिए आप जाके वकील। नहीं हमको ये वकील पसंद नहीं आ रहा है, वो वकील हम करेंगे, वो वकील इस अजीब कर रहा है, वो वकील करेंगे। पसंद है वकील लेने का पसंद, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको संरक्षण कौन देता है। आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता मिलता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। और एक और बात केवल ध्यान रखिएगा कि अपवाद एक ही है, अपवाद आर्टिकल 22 के तहत मिलता है गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के 3 में दिया गया है कि जब आपातकाल लागू होता है ना, उस समय आर्टिकल 22 जो है आप काम नहीं करेगा, यही बताया गया। केवल ये गिरफ्तारी से संरक्षण वाला बात है। अब ये मैटर भी आप समझ लीजिए, आपातकाल लगता है बहुत ही कंडीशन गड़बड़ा जाता है देश का, और सिचुएशन आपात सिचुएशन हो जाता है। ऐसा सिचुएशन अब जैसे मान लीजिए विद्रोह
अब युद्ध छिड़ गया या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जो पूरा देश का पूरा मामला ही चरमरा गया है, या कोई ऐसा नेता दंगा कर दिया, या ऐसा इंसान कोई कुछ अजीब टाइप का हो गया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति आपातकाल जब लागू करते हैं तो वहाँ पे वो कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आपके गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 है तो आपका लागू नहीं होगा, वहाँ पे आकर आपको वारंट नहीं सुनाने आएगा। उस समय आपको क्या करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा, जब्त को लेके चला जाएगा, चल बाबू का है। क्योंकि जानता है कि आप नेता हैं, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगा बढ़ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब कोई सिचुएशन ऐसा आ गया जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपको, तो दिखाएगा नहीं आपको कि हाँ वारंट ये है, आपको ले जाकर बंद कर देगा ताकि मामला को ठंडा दिया जाए। कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसमें से आपका मौलिक अधिकार पे कंट्रोल कर लिया जाता है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। कुछ मायने में मौलिक अधिकार पे कंट्रोल कर सकती है सरकार आपातकाल के दौरान, यही याद रखिएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 22 के 3 में आपका आपातकाल के दौरान ये नहीं होगा, ये बता दिया गया। गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण, कोई संरक्षण नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ले जाकर बंद कर देगी। वहीं वाला बिना कानून, बिना अपील, बिना दलील के कानून जो प्रोटेक्टेड पड़े थे ना, वही कानून जैसा एकदम होता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्चर नहीं किया जाता है, आपको ले जाकर बंद कर दिया जाएगा, सीधा बंद रहिए, ठीक है। आपको कारण नहीं बताया जाएगा। तो चलिए 19, 20, 21, 22 यही चार्ट था। 19, 20, 21, 22। 19 में क्या था भाई, 6 प्रकार का हमको अधिकार मिला था। 20 में क्या था, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या था, थोड़ा दिमाग लगाइए सोच कर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर से सोचिए 20 में क्या था, 19 में आपका 6 प्रकार का क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार था। 20 में क्या था, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 आपका गिरफ्तारी से संरक्षण। तो 20 दोष सिद्ध के संबंध में, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। चलिए नेक्स्ट आ जाइए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप देखिएगा मानव दुर्व्यवहार, बेगारी, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22, 23 तो ही तो है, ये है तो 23, 24 सॉरी तरीके दिमाग 23, 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, 23, 24 दो ही है। 23, 24 मानव दुर्व्यवहार, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम, ठीक है ना, इस सब पे क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 और 23 में क्या बताया गया है, बेगारी, बंधुआ मजदूरी। पहले के ज़माने में बेगारी के मतलब वही होता है बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम, इस सब पे प्रतिषेध किया गया है कि किसी को आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूर नहीं बना कर रख सकते हैं। तो 23 में ही बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है, ठीक है ना। और बाल नियोजन पर प्रतिषेध इसका 24 में बताया गया है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, आप खटवा नहीं सकते हैं, यानी काम नहीं कटवा सकते हैं 14 वर्ष से, तो 24 में बताया गया है। तो 23, 24 ही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, 23, 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, बाल नियोजन के पे प्रतिषेध लगाया गया है। 23 में क्या बताया गया है, यही सब बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम, इस सब पे प्रतिषेध किया गया है कि किसी को बंधुआ मजदूर नहीं कर सकते हैं, बना सकते हैं, बच्चों से खटवा नहीं सकते हैं। यह आपका बाल नियोजन पे प्रतिषेध 14 वर्ष में दिया गया है, ठीक है ना। मतलब बहुत हद आप मतलब किसी को जुर्म नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यहीं करता है। 23 आपका यहीं बोलता है कि भाई बंधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। 24 चलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कहाँ का है, समानता का अधिकार देख लिए, स्वतंत्रता का अधिकार देख लिए और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी देख लिए। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसके बाद अब हम लोग कौन देख रहे थे, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं। 300 देख लिए, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लीजिए।
ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या बोलता है? किसी भी रीति रिवाज मानने एवं उसका प्रचार प्रसार का स्वतंत्रता। किसी भी रीति रिवाज को मानने एवं उसका प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता कौन देता है? धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा है नहीं कठिन। बस दिमाग में रखना है कि भाई हम कौनों धर्म के मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी धर्म को हम मानेंगे, कौनों धर्म को मानिए, ठीक है। किसी भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर लीजिए, कोई भी धर्म को मानिए। पहला बताता है 25 आर्टिकल 25 बोलता है कोई भी धर्म को मानो, ठीक है। कोई भी धर्म को मान लिए, हम आप हिंदू हैं हिंदू को मानेंगे, मुस्लिम है मुस्लिम को मानेंगे, कोई भी धर्म को माने। कोई भी धर्म को माने तो कोई भी धर्म का प्रबंधन कर लिए, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, उस धर्म का प्रबंधन करने के लिए बोलता है 26। तो आर्टिकल 26 का बोलता है कोई भी धर्म का प्रबंधन करो, कोई दिक्कत नहीं। 25 का बोलता है कोई भी धर्म को मानो, 26 का बोलता है कोई भी धर्म का प्रबंधन करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रबंधन करो 26। 27 क्या बोलता है आर्टिकल? धार्मिक कार्य के लिए कर नहीं लगेगा। देखिए 27 क्या बोलता है? कर नहीं लगेगा, नो टेंशन, कर नहीं लगेगा, 27 बोलता है। तो पहला बताइए 25 क्या बोलता है? कोई भी धर्म को मानो। 26 क्या बोलता है? कोई भी धर्म का प्रबंधन करो। 27 क्या बोलता है? तुम पे कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मंदिर मस्जिद के काम पे आप पे कर नहीं लगाया जाएगा, 27 बोलता है। 26 कोई भी धर्म को मानिए, कोई भी धर्म का प्रबंधन कीजिए, धार्मिक प्रबंधन कीजिए, कोई भी धार्मिक प्रबंधन कीजिए और कर नहीं लगेगा, 27 बोलता है। क्या बोलता है? कर नहीं लगेगा, मतलब धार्मिक कार्यों पे कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा, 27 बोलता है। 28 क्या बोलता है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 बोलता है। लास्ट वाला बोलता है, कहाँ से था? 25 से 28 तक था धार्मिक वाला। तो 28 क्या बोलता है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। क्यों बोला है? क्योंकि जोर ज़बरदस्ती कितना लोग करके धार्मिक शिक्षा सरकारी संस्था में देते हैं, कितना लोग को मन नहीं करता धार्मिक संस्थान करने के, वो सरकारी में पढ़ रहा है, उसका दिमाग दूसरा है, माइंडसेट, तो उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। बोला है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान धार्मिक कार्यों के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और ना ही उसमें आपको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसमें उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दिया गया है। धार्मिक शिक्षा और उपासना में स्वतंत्रता दिया गया है, उपस्थित होने का स्वतंत्रता है व्यक्ति को। तो कोई भी सरकारी संस्थान से चलने वाला, ठीक है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जो भी है, वो आपको प्रेशर नहीं देगी। और आप इतना समझिए ना कि आपका जितना भी है धार्मिक शिक्षा व उपासना की स्वतंत्रता है। 28 नंबर में बताया है। चलिए, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्लियर हो गया। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता, 4 फाइल क्लियर हो गया। अब 2 ही ठो रह गया, जिसमें से अंतिम वाला भी क्लियर कर दिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भी है वो लास्ट हो गया। अब 1 ही ठो रह गया, 4 ठो तो हो ही गया, 5वां देखना है। समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। समानता कहाँ से तक था बताइए? 14 से 18 तक था। स्वतंत्रता कितना कहाँ से कहा था? 19 से 22 तक था स्वतंत्रता, 19 से 22। और बताइए स्वतंत्रता हो गया, और उसके बाद में समानता, स्वतंत्रता, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना था? 23-24। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, काम खत्म। 25 में क्या था? कोई भी धर्म को मानिए। 26 में क्या था? कहीं भी आप कोई भी धर्म को मानिए। और 26 में बोल रहा था कि मतलब धार्मिक कार्य का प्रबंधन कीजिए, कोई भी प्रबंधन कीजिए, मंदिर मस्जिद जो भी है। फिर 27 क्या बोल रहा था? उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी धार्मिक कार्य पे कर नहीं लगेगा, 27 बोला था। 28 क्या बोला था? सरकारी कार्य से चलने वाले, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा और उसके उपासना का स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो 28 बोला था। अब बताइए समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, और उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं था, सेकेंड लास्ट था, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट से मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से पहले वाला है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार देख लीजिए लास्ट। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या बोलता है कि
29-30 याद रखिएगा, यही 2 आर्टिकल है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कितना है 29-30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 है। तो 29 में क्या बोलता है, अल्पसंख्यक, ये दोनों है अल्पसंख्यक के लिए है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। किसके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक के लिए है। तो देखिए क्या बोलता है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में कि अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इस सब को सुरक्षित कर रख सकता है। 29 में बोला गया है कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इत्यादि को सुरक्षित रख सकता है। क्या बोला है, सुरक्षित रख सकता है कोई भी अल्पसंख्यक। 29-30 लास्ट में अल्पसंख्यक से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, अंतिम वाला संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में ये मौलिक अधिकार का पार्ट है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार इसमें आपका 29-30 है। और 29 क्या बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा को, अब बताइए अब आप कम हैं, जनसंख्या में कम है, तो सरकार क्या बोलेगी कि नहीं आपको हम निग्लेक्ट करते हैं, नहीं, अपने भाषा को, अपने संस्कृति को, ठीक है ना, अपने लिपि को आप सुरक्षित रख सकते हैं। आपको कोई जोर ज़बरदस्ती करने नहीं आएगा। आप अल्पसंख्यक है तो क्या हो गया, कोई आप स्वतंत्र हैं। और 30 क्या बोलता है, 29 में तो समझ गए कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, ठीक है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। और 30 क्या बोला है, 30 क्या बोला है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। अब अल्पसंख्यक है तो अपनी शिक्षा की, जैसे शिक्षा संस्थान, जैसे मान लीजिए हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, अब हम मंदिर, तो ये तो अलग हो गया। हम अल्पसंख्यक कोई, मान लीजिए कोई पारसी उर्सी है लोग, ठीक है ना, और कोई पारसी है लोग, ईसाई है लोग, वो अपना कुछ बनाना चाहता है, लोग गुरुद्वारा फुरुद्वारा चाहे जो भी आप देखते हैं ये सब बनाना चाहता है, भले ही कम है तो क्या हुआ, अपना कुछ एक संस्थान बनाना चाहता है, ठीक है, और उस संस्थानों की प्रशासन खुद करना चाहता है, उसको स्थापना करके अपना खुद चलाना चाहता है, उसमें जो 10, 20, 50 लोग आ रहे हैं लोग तो कर सकता है। तो वहीं 29-30 में बोला गया है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन खुद कर सकते हैं, इसका अधिकार दिया जाता है, तो उसका अपना कर सकते हैं। तो 29-30 बस अल्पसंख्यक के लिए है। 29 में बोला गया कि अपना अल्पसंख्यक अपना लिपि बचा सकता है, संस्कृति व लिपि क्या है, वही भाषा है, संस्कृति बचा सकता है, संस्कृति रीति रिवाज ये सब अपना बचा सकता है। और अपना 29 में बोल दिया गया कि वहीं अपना जो भी गुरुद्वारा फुरुद्वारा खोलना है वो खोल सकता है, काम खत्म, यानी उसके प्रबंधन भी कर सकता है। जिस तरह हम लोग अभी इसके पहले वाला देखे थे, क्या देखे थे, धार्मिक स्वतंत्रता में हमको अधिकार मिला था ना कि प्रचार प्रसार कीजिए, किसी भी रीति रिवाज को मानिए, पहला में बताया गया था, और उसका प्रबंधन कीजिए, तो हम लोगों को भी तो दिया गया था। तो इसलिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो ये पार्ट है इसमें अल्पसंख्यकों को दिया गया है। और 32 नंबर ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 32 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये संविधान का हृदय है, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय बोले थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका ज़बरदस्त तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि इतना बार रिपीट कर दिए हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप एक बार अगर फोकस से सुन लिए हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके के और भी वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इस तरीके से आपका फ़ायदा हो रहा है। और इस तरह करके आपका पूरा कंप्लीट आर्टिकल करवा देंगे, ये पार्ट 1 रहेगा। और सारा पॉलिटिक्स वगैरह जितना भी कहानी के माध्यम से 3-4 बार 5 बार रिपीट करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है बस उसी पे डिस्कशन, क्योंकि 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार नाम ले लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम नाम लेकर मेहनत करेंगे, आपके लिए वीडियो बनाकर हम डाल देंगे ताकि आपका रिवीजन में सहायता मिले। आप आंख बंद करके भी रिवीजन कर सकते हैं।